अपन लोगों का नेचर ऑफ मैनेजमेंट तक का मैनेजमेंट एज आर्ट हो चुका था, मैनेजमेंट एज साइंस हो चुका था। अब अपन देखते हैं मैनेजमेंट एज प्रोफेशन क्या होता है। एक्चुअली आज के टाइम में जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, मतलब कंपनीज है, उन लोगों में जो मैनेजर्स है ना, सबके सब प्रोफेशनल हो गए। प्रोफेशनल मतलब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, ये CFAs हो गए, ये सारे तुम लोग प्रोफेशनल लोगों में आते हैं जिनके पास कोई डिग्री है, जिन्होंने एक पूरी एजुकेशन लेके कोई एग्जाम पास करके वो लोग आए हैं। ठीक है, हाँ, अब समझते हैं। ऐसा बोल रहे हैं मैनेजमेंट इज प्रोफेशन, क्यों ये दिमाग में आया? क्योंकि आज के लोग, आज के टाइम में जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, वो लोग क्या कर रहे हैं ना, मैनेजर्स को एज प्रोफेशनल्स को एज अ मैनेजर्स अपॉइंट कर रहे हैं। तो इस वजह से लोगों को हुआ क्या, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन हो सकता है। चलो अपन देखते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है अपने प्रोफेशन की। सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, एक प्रोफेशन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। मतलब अगर आपको एक प्रोफेशनल बनना है तो कुछ डिफाइंड एरिया है, आपको उसके अंदर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो स्टडी करना पड़ेगा। और आप प्रोफेशन, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोला जाता है आपको ये 8 सब्जेक्ट पढ़ना है, ये 8 सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन देनी है, आपको पास होना है, तो आप एक प्रोफेशनल बन जाओगे। मैं आपको पूरा फ्लो समझाती हूँ। प्रोफेशन, सबसे पहले हम लोगों को पूरा जो 4.5 years है पूरा नॉलेज लेना पड़ता है, तो वो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। सेकेंड, हर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए वो एग्जामिनेशन पास करनी पड़ेगी। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई तुम्हारी, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से वही है जिन्होंने एग्जामिनेशन पास किया। थर्ड, प्रोफेशनल एसोसिएशन, जो जो एग्जामिनेशन पास करता है उसको ICAI के साथ खुद को एज अ मेंबर रजिस्टर करवाना पड़ता है, फिर वो अपन लोगों को सर्टिफिकेट देते हैं और अप्रूव करते हैं कि तुम लोग हमारे मेंबर हो। तो हमारा प्रोफेशनल एसोसिएशन है किसके साथ, ICAI के साथ। ठीक है, उसके बाद एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, जिस इंस्टीट्यूशन के साथ हम लोग एसोसिएटेड है वो लोग हमारे ऊपर कुछ कोड ऑफ कंडक्ट लगाते हैं, और वो कोड ऑफ कंडक्ट हम लोगों को क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। और लास्ट पॉइंट है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव मतलब यार मैं एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई, उसके बाद मेरा जो मेन पर्पस है वो क्या है, मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको सर्विसेज देना। तो समझ आया किस तरह से ये पूरा फ्लो जा रहा है। सबसे पहले हो गया वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, उसके बाद तुम्हारा आ गया रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, उसके बाद प्रोफेशनल एसोसिएशन, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, सर्विस मोटिव। इसको डिटेल में पूरा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, पूरा जो मैंने तुमको चार्टर्ड अकाउंटेंट का समझाया है ना, यही पूरा तुम्हारा फ्लो में। अब अपन को देखना है क्या मैनेजमेंट के अंदर ये सारे फीचर्स हैं। मैनेजमेंट के अंदर प्रोफेशन के बहुत कम फीचर्स है। फर्स्ट फीचर अपन देखते हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो मैनेजमेंट में लेनी पड़ती है। जैसे ऐसा बोला जाता है कि जैसे ये लोग IIMs वाले, ये लोगों का एक कोर्स डिफाइंड है, वो लोग आपको वही तो बना रहे हैं ना, आपको मैनेजर ही बना रहे हैं ना कि कैसे बिजनेस को मैनेज किया जाता है। हाँ, तो उन लोगों के पास कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, पर हर इंस्टीट्यूशन का बोलते हैं ना अलग अलग तरीका है, अलग अलग थ्योरीज एप्लीकेबल है। पर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको एक फिक्स प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन में सारे प्रोफेशनल ने सेम टाइप की नॉलेज ली होती है, जबकि मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट में हर बंदा अलग अलग टाइप की नॉलेज ले रहा है। एक बार फर्स्ट पॉइंट रीड करते हैं। All over the world there is a market growth of management as a discipline. It is based on the systematic body of knowledge comprising well defined principle based on variety of business studies. ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं मैनेजमेंट को एज ए डिसिप्लिन मतलब एज ए प्रोफेशन बहुत जगह देखा गया है आज के टाइम में। दिस नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड एट डिफरेंट कॉलेजेस। मैनेजमेंट को एज ए प्रोफेशन इसीलिए देखा गया है क्योंकि जो मैनेजमेंट रिलेटेड जो ट्रेनिंग है उसमें वो अपन कॉलेजेस, अलग अलग कॉलेजेस और अलग अलग प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसा बोल रहे हैं कि द सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज taught at different institutions. Some of these have been set up with the specific purpose of providing management education such as IIMs. मैंने तुमको IIMs का बताया। हाँ, एंट्री ऑफ हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की एंट्री अलग अलग तरीके से होती है। तो ठीक है, फर्स्ट पॉइंट कुछ हद तक सेटिस्फाई हो रहा है। सेकेंड पॉइंट अपन देखते हैं। सेकेंड पॉइंट अपन को वहाँ पे क्या बोल रहा है कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। एक बात बताओ, क्या मैनेजर कोई भी बन सकता है? हाँ, मैनेजर कोई भी बन सकता है। उसके लिए आपके पास प्रोफेशनल डिग्री होना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन बीइंग डेजिग्नेटेड अपॉइंटेड एज ए मैनेजर। बट हाँ, तो भी ऐसा प्रेफर किया जाता है कि एक प्रोफेशनल को ही मैनेजर बनाए, पर वो कंपल्जन नहीं है। मतलब मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है क्योंकि उसके अंदर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, मैनेजर कोई भी हो सकता है। एक बार वापस देख लो,
Unlike professions such as medical or law, which requires practicing doctor or lawyer to possess valid degree, nowhere in the world it is mandatory for the manager to possess any such specific degree. किसी पूरे दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है कि आपको ये पर्टिकुलर डिग्री होनी चाहिए तो ही आप मैनेजर बन सकते हैं. इसीलिए सेकंड पॉइंट ऑफ प्रोफेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैनेजमेंट सेटिस्फाई नहीं करता. थर्ड पे आते हैं. देर आर सेवरल एसोसिएशन ऑफ प्रैक्टिसिंग मैनेजर इन इंडिया. हाँ, इंडिया में मैनेजर्स के लिए कुछ एसोसिएशंस बनाई गई है. जैसे चार्टर्स के लिए ICAI है, वैसे मैनेजर्स के लिए AIMA है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन. बट उसका मेंबर बनना आपको कंपलसरी नहीं है. हम लोगों को CAs को ICAI का मेंबर बनना कंपलसरी है. हर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन का आपको मेंबर बनना कंपलसरी होता है, पर मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है. मतलब आपको कंपलसरी प्रोफेशनल एसोसिएशन रखने की ज़रूरत नहीं है. इस वजह से ये भी मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल, यहाँ पे भी मैनेजमेंट प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल नहीं कर रहा है. लास्ट पॉइंट, the basic purpose of management is to help the organization achieve its stated goal. This may be profit maximization for business enterprise and service for the hospital. However, profit maximization objective of management does not hold true and is fast changing. Therefore, if an organization has a good management team that is efficient and effective in automatically serve society by providing good quality product at reasonable price. ऐसा बोल रहे हैं. जनरली हर बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है ना वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, बट लॉन्ग रन में सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से आप काम नहीं कर सकते. एक अच्छा मैनेजमेंट वही है जो अपने एफिशिएंसी के थ्रू सोसाइटी को भी सर्विस दे. तो ये कुछ हद तक प्रोफेशन के क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक को फुलफिल कर रहा है, पर पूरी तरह से नहीं, क्योंकि इसका सिर्फ एम सर्विस नहीं है, इसको प्रॉफिट भी कमाना है. ठीक है, प्रॉफिट प्रोफेशनल लोग भी कमाते हैं, पर उनका मेन पर्पस, फर्स्ट पर्पस है सर्विस देना, जबकि इनका फर्स्ट पर्पस है प्रॉफिट कमाना. ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ आया. तो ये मैनेजमेंट इस प्रोफेशन का अपन ने देख लिया. अपन ने क्या देख लिया कि मैनेजमेंट इस प्रोफेशन में की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज होती है, प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, सर्विस मोटिव होता है. इसमें से अपन ने देखा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट में भी है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट मतलब उनके ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लागू नहीं होते, सर्विस मोटिव थोड़ा बहुत है, कभी कभी नहीं भी है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपन, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. What do you mean by level of management? सारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ हायरार्की होती है. हर हायरार्की में जो लोग होते हैं वो लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड्स किसी ना किसी तरह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं. हर इंडिविजुअल को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर सके. ये देखो, एवरी इंडिविजुअल इन द हायरार्की इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क. टू बी एबल टू फुलफिल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज असाइन्ड विद सर्टेन अमाउंट ऑफ अथॉरिटी. ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है तो उसके साथ आपको क्या दी जाती है, अथॉरिटी भी दी जाती है. ठीक है, दिस अथॉरिटी रिलेशनशिप बाइंड्स इंडिविजुअल एज सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट एंड गिव राइज टू डिफरेंट लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन. जो आपको क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर रहा है वो आपका कौन है, सुपीरियर, और आप उसके क्या हो, सबऑर्डिनेट. ठीक है, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर रहा है वो आपका सुपीरियर, और जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई है वो क्या होता है, सबऑर्डिनेट होता है. तो बिकॉज ऑफ दिस, ये जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट की वजह से कुछ लेवल ऑफ मैनेजमेंट है अपने एक ऑर्गेनाइजेशन में. 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है. एक होता है टॉप मैनेजमेंट, एक होता है मिडिल मैनेजमेंट, और थर्ड होता है ऑपरेशनल मैनेजमेंट. एक बार देख लेते हैं क्या होता है टॉप मैनेजमेंट. टॉप मैनेजमेंट के मैं ये चीज़ें पूरी डिटेल में नहीं पढ़ूंगी, ये आप रीड कर दीजिएगा, बहुत सिंपल है, मैं समझाती जाती हूँ, आप सुनते जाइएगा एक बार. टॉप मैनेजमेंट में क्या होता है ना, सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, जो क्या क्या है, CEO हो गए, चेयरमैन हो गए, तुम्हारे अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड हो गए. अलग अलग डिपार्टमेंट मतलब जैसे फिनेंस डिपार्टमेंट हो गया, तुम्हारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया. ठीक है, ये सब वाइस प्रेसिडेंट, ये सब लोग तुम्हारे किस में आते हैं, टॉप मैनेजमेंट में आते हैं. टॉप मैनेजमेंट का काम क्या है, टॉप मैनेजमेंट का काम है तुम्हारे ये ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर एंड सर्वाइवल के लिए प्लानिंग करना. उनका काम है ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करना. एक बार ये देख लो, ये रे, ठीक है, ये यहाँ से रीड करते हैं अपन. फॉर एग्जांपल ये अपन ने पढ़ लिया. ठीक है,
the activity of different departments according to overall objective of the top management are responsible for welfare and survival of organization. top management किसके लिए responsible है? एक organization के welfare and उसके survival के लिए वो लोग क्या करते हैं, business environment को analyze करते हैं, analyze करके बाद में देखते हैं कि हमारा business कब तक survive रह पाएगा, उस हिसाब से क्या करते हैं, अपनी planning करते हैं और लोगों को बताते हैं कि किस तरह से इस planning को execute करना है. ये याद रखना, जो टॉप मैनेजमेंट है ना, उनका जो काम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेसफुल है, वो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगता है. ऐसा नहीं है कि डिसीजन ले लिया और निकल गया, नहीं. मैंने तुमको बताया था मैनेजमेंट में बहुत सारे कंटिन्यूस फंक्शंस इन्वॉल्व है. तो टॉप मैनेजमेंट का तुम लोग क्या मेन 3 चीज़ें याद रखना, क्या कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड स्ट्रेटेजी. और क्या याद रखोगे कि जॉब ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट इज कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल एंड डिमांड लॉन्ग आवर्स एंड कमिटमेंट. ये 3 पॉइंट वापस, रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मुलेट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड स्ट्रेटेजीज, एंड थर्ड पॉइंट, जॉब ऑफ टॉप लेवल इज कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल डिमांडिंग हायर आवर्स ऑफ वर्क एंड कमिटमेंट. ओके, और उसके अंदर कौन कौन आता है, चेयरमैन, सीईओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डिपार्टमेंटल हेड्स आ गए. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे आता है मिडिल मैनेजमेंट. मिडिल मैनेजमेंट मतलब जो टॉप मैनेजमेंट का सबॉर्डिनेट है पर ऑपरेशनल मैनेजमेंट का कौन है, सुपीरियर. वापस, जो टॉप मैनेजमेंट के नीचे आता है पर ऑपरेशनल मैनेजमेंट के ऊपर आता है. तो अगर टॉप मैनेजमेंट के नीचे आता है मतलब टॉप मैनेजमेंट मिडिल मैनेजमेंट का क्या हो गया, सुपीरियर हो गया. और ऑपरेशनल मैनेजमेंट मिडिल मैनेजमेंट का क्या हो गया, सबॉर्डिनेट, क्योंकि वो उसके नीचे आता है. जो आपके ऊपर वो आपके सुपीरियर, जो आपसे नीचे वो आपके सबॉर्डिनेट. ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखना, मिडिल मैनेजमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक लिंक है आपके टॉप एंड लोअर लेवल के बीच में. क्या बोला है, मिडिल मैनेजमेंट इज द लिंक बिटवीन टॉप एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट. अब इसके बाद समझिएगा, यहाँ पे लोग कौन कौन आते हैं. डिपार्टमेंटल हेड्स, अब मैंने तुमको बताया ऊपर आते हैं. डिपार्टमेंट्स के अंदर भी सब डिविजन्स होते हैं. जो सब डिविजनल हेड होते हैं ना, जैसे एक डिपार्टमेंट है फिनेंस डिपार्टमेंट, और फिनेंस डिपार्टमेंट में भी अलग अलग होता है कि प्रोक्योरमेंट कैसे होगा, सेल्स कैसे होगा, वो सारे फिनेंस की प्रोक्योरमेंट रिलेटेड जो फिनेंसिंग की फैसिलिटी है वो ये डिपार्टमेंट हैंडल करेगा. सेल्स रिलेटेड जो फिनेंस की फैसिलिटी है वो ये डिपार्टमेंट हैंडल करेगा. तो डिपार्टमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट है उसके रिलेटेड जो उसके जो हेड्स होते हैं ना, वो मिडिल मैनेजमेंट होता है. ठीक है, मैंने क्या बोला, सब डिपार्टमेंटल हेड कौन आते हैं इसके अंदर, सब डिपार्टमेंटल हेड. ठीक है, ये लोग वो मैनेजर है, इनका काम क्या है, इनका काम है कि टॉप लेवल ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो ये लोग ऑपरेशनल मैनेजमेंट तक पहुंचाए और उन लोगों से काम निकलवाए और उनके ऊपर कंटिन्यूसली निगरानी रखे और उनको कंटिन्यूसली निगरानी रख के उनसे काम निकलवाए. ठीक है, वापस सुन लो, उनका काम है टॉप लेवल ने जो डिसीजन लिए हैं वो ऑपरेशनल लेवल तक पहुंचाए, उनको वो काम को समझाए, उनको मोटिवेट करे काम करने के लिए, उनसे काम निकलवाए. ठीक है, ये चीज़ें एकदम अच्छे से पढ़ते हैं. यहाँ पे देखिए, इनका काम क्या है, द मेन टास्क इज टू कैरी आउट द प्लान फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप मैनेजर. फॉर दिस दे नीड टू, उनके बाद उनको क्या है कि जो प्लानिंग किया है उन्होंने, जो टॉप मैनेजमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट करने में उनको हेल्प करवानी है. फर्स्ट सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उनको इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि भाई टॉप मैनेजमेंट ने क्या पॉलिसी बनाई है. उसके बाद एंश्योर दैट द डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी पर्सनल, अरे उसको ये भी तो देखना पड़ेगा जो पॉलिसी बनाई गई है उसके सामने मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है कि नहीं. तो सेकंड क्या देखना पड़ेगा कि मेरे पास उतने पर्सनल्स है कि नहीं है. उसके बाद मैंने वो देख लिया, उसके बाद मैं क्या करूंगी, जैसे जैसे मेरे को पता चल गया ये प्लान है, इतने पर्सनल, अब मैं क्या करूंगी, लोगों को ड्यूटी असाइन करना चालू करूंगी. ड्यूटी असाइन कर दी, उसके बाद वो लोगों ने काम चालू कर दिया होगा. काम चालू किया तो मेरे को उनको मोटिवेट भी तो करना पड़ेगा बीच में. और मेरा एक और काम है यार, हम लोग कौन है, हम लोग है सब डिविजनल हेड. सब डिविजनल हेड को ये ध्यान रखना पड़ता है, उसको सारे डिवीजन के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है. तो उसका एक और रोल क्या है, कोऑर्डिनेटिंग ऑल द फंक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट्स. जो उसको ऐसा नहीं है कि वो मैं प्रॉफिट कमा लिया, मेरा डिपार्टमेंट नहीं, उसको ध्यान रखना है कि मेरे बाजू वाले डिपार्टमेंट की कुछ मेरे से रिक्वायरमेंट है तो उसको वो भी फुलफिल करनी पड़ेगी. तो एक बार वापस देख लो, सबसे पहले क्या है, दे इंटरप्रेट द पॉलिसी ऑफ द टॉप मैनेजमेंट. उसके बाद क्या इंश्योर करते हैं कि हमारे पास पर्सनल्स है. उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों को राइट्स अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं. उसके बाद उनको मोटिवेट करते हैं और वो लोग कोऑर्डिनेट करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के कामों को.
थर्ड हो गया तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट है क्या, ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ऑपरेशनल मैनेजमेंट में एक्चुअल में वो लोग आते हैं जो तुम्हारा काम करते हैं, जो एक्चुअल में तुम्हारा प्रोडक्शन का काम करते हैं। ऊपर वाले दोनों लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, पॉलिसीज़ बना रहे हैं, उसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर रहे हैं। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। फोरमैन एंड सुपरवाइजर कंप्राइजेज द लोअर लेवल, ये चीज़ याद रखना, फोरमैन एंड सुपरवाइजर कंप्राइजेज द लोअर लेवल। ठीक है, सुपरवाइजर फोरमैन से ऊपर आता है। सुपरवाइजर फोरमैन का काम को ओवरसी करते हैं, मतलब देखते हैं। इन लोगों की जो अथॉरिटी है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। इनका मेन काम है जो प्लानिंग दी गई है टॉप मैनेजमेंट है उसको तुमको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, उसके बाद सुपरवाइजरी मैनेजमेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजेशन सिंस दे इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्क फोर्स। सुपरवाइजर वो लोग हैं जो एक्चुअल में जो वर्क कर रहे हैं उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए सुपरवाइजर का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो लोग एक्चुअल वर्क फोर्स जो काम कर रहे हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं, डेली बेसिस पे बात कर रहे हैं। और वो लोगों का काम क्या है कि मिडिल लेवल ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो वर्कर्स तक पहुंचाए, उनको समझाए, और ये भी ध्यान रखें कि उनके जो एफर्ट्स है वो उसको एफर्ट्स को वो लोग और अच्छे से बाहर लेके आ सके, प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करवा सके, कॉस्ट को रिड्यूस करवा सके। ठीक है, एक बार यहाँ पे रीड कर लो। ठीक है, ये देखो यहाँ से इंटरेक्ट पास ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ मिडिल मैनेजमेंट टू वर्कर थ्रू देयर एफर्ट्स क्वालिटी आउटपुट इज मेंटेन, वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमाइज एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन। द क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप एंड द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड ऑन द हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड लॉयल्टी ऑफ वर्कर्स। क्या बोल रहे हैं कि ये इनके वजह से ही है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रहती है, आपके जो एफर्ट्स है वो अच्छे डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में जाते हैं, और आपकी कॉस्ट मिनिमाइज होती है। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन तभी बनता है जब उसके वर्कमैन एकदम एफिशिएंट हो। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ आया? ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपन ने जितने टॉपिक्स किए हैं इसको मैं वापस नोट से लास्ट लेक्चर में वापस पूरा रिवाइज करवा दूंगी। आज अभी अपन लोगों ने क्या क्या किया, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन किया, अपन ने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट किया। इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट। ओके स्टूडेंट्स।